जय हिंद। कभी सोचा है कि जब मामला विज्ञान, मेडिसिन या फिर किसी जाली दस्तावेज का हो तो अदालतें आखिर किसी नतीजे पर पहुंचती कैसे हैं? ज्यादातर मामलों में वो विशेषज्ञ की राय का सहारा लेती हैं। तो आज हम इसी दुनिया में गहराई से उतरेंगे और समझेंगे कि नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत एक्सपर्ट ओपिनियन का असली मतलब क्या है। हम इस कानूनी टॉपिक को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, इसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ेंगे और इस विश्लेषण के आखिर तक हम सबको एकदम साफ अंदाजा हो जाएगा कि हमारे देश में न्याय को आकार देने में विशेषज्ञों की राय की क्या भूमिका होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे बड़ा सवाल आज हमारे सामने है वो ये है, विशेषज्ञ की राय से क्या अभिप्राय है, और उससे भी जरूरी किन परिस्थितियों में एक अदालत इस राय को सुसंगत यानी रेलेवेंट मानती है। In English, what is meant by expert opinion? Under what circumstances are the opinions of experts relevant? इसी सवाल का जवाब हम एक एक करके ढूंढेंगे। तो इसका जवाब ढूंढने के लिए हमारा रोड मैप बिल्कुल सीधा है। पहले हम समझेंगे कि विशेषज्ञ और राय होते क्या हैं। फिर हम बीएसए की धारा 39 के मुख्य नियम को जानेंगे। इसके बाद हम दूसरी रेलेवेंट राय देखेंगे, कोर्ट में इन सबूतों की असली कीमत समझेंगे और आखिर में सारी जरूरी बातों को एक साथ समेट लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। किसी भी इमारत को समझने के लिए उसकी नींव को समझना जरूरी है। तो विशेषज्ञ की राय को समझने से पहले हमें इन दो शब्दों को समझना होगा। कानून की नज़र में असल में विशेषज्ञ होता कौन है और राय का कानूनी मतलब क्या है? तो सवाल उठता है, कानून के नज़र में एक्सपर्ट है कौन? क्या सिर्फ कोई डिग्री वाला इंसान? जी नहीं। एक्सपर्ट वो व्यक्ति है जिसके पास किसी खास विषय में ज्ञान, कौशल या अनुभव हो, जो उसने प्रैक्टिस, ऑब्जर्वेशन या पढ़ाई से हासिल किया हो। और सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि प्रैक्टिकल अनुभव बहुत मायने रखता है। जैसे कि एक आबकारी इंस्पेक्टर जिसने 21 साल तक नमूनों की जांच की, उसे सिर्फ उसके अनुभव के आधार पर ही विशेषज्ञ मान लिया गया। अच्छा, तो फिर राय या ओपिनियन क्या चीज़ है? इसको ऐसे समझिए, ये एक निष्कर्ष है, कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हम सीधे अपनी आंखों से देखें या कानों से सुनें। अगर हम बारिश होते हुए देख रहे हैं तो ये एक तथ्य है, लेकिन अगर हम कहें लगता है इस बारिश से बाढ़ आ जाएगी, तो ये हमारी राय है, उस तथ्य पर आधारित एक निष्कर्ष। कानून इन दोनों में साफ फर्क करता है। इस फर्क को समझने के लिए यह उदाहरण एकदम सही है। अगर कोई गवाह कोर्ट में कहता है, मैंने अभियुक्त को भाले से वार करते हुए देखा, तो ये एक तथ्य है जो उसने अपनी आंखों से देखा। लेकिन जब एक डॉक्टर उस घाव की जांच करके कहता है, मेरी पेशेवर राय में ये घाव भाले से ही लगा है, तो ये एक विशेषज्ञ की राय है। डॉक्टर ने घटना को देखा नहीं, लेकिन अपने ज्ञान के आधार पर एक निष्कर्ष निकाला है। यही है वो महत्वपूर्ण अंतर। तो अब जब बेसिक्स क्लियर हैं, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 39 पर। यही वो मुख्य नियम है जो बताता है कि अदालत को कब किसी विशेषज्ञ राय की जरूरत पड़ेगी और उसे कब सबूत के तौर पर सुना जाएगा। तो धारा 39 उन खास फील्ड्स की लिस्ट देती है जहां कोर्ट को मदद की जरूरत पड़ती है। जाहिर है, एक जज हर चीज का ज्ञाता तो हो नहीं सकता, तो विदेशी कानून, विज्ञान या कला जैसे मामलों में एक्सपर्ट की राय ली जाती है। इसमें हैंडराइटिंग और फिंगरप्रिंट्स की पहचान जैसे खास कौशल भी शामिल हैं। और हाँ, आज के डिजिटल युग में इसकी उपधारा 2 इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के एक्सपर्ट्स की राय को भी शामिल करती है। इन सभी मामलों में एक एक्सपर्ट की राय एक रेलेवेंट सबूत बन जाती है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सवाल यह है कि क्या किसी की मौत जहर से हुई। अब कोर्ट को कैसे पता चलेगा कि कौन से लक्षण किस जहर के हैं? वो नहीं जान सकते। यहीं पर एक फोरेंसिक एक्सपर्ट की राय, जो उन लक्षणों का विश्लेषण करता है, मामले के लिए एक बहुत जरूरी और सुसंगत सबूत बन जाती है। या फिर ये मामला देखिए, मानसिक स्वास्थ्य। अगर सवाल ये है कि क्या कोई आरोपी दिमागी हालत ठीक न होने की वजह से ये समझ ही नहीं पाया कि वो क्या कर रहा है, तो कोर्ट को मदद चाहिए। ऐसे में एक मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक की राय बहुत अहम हो जाती है। आरोपी की दिमागी हालत पर उनका विश्लेषण एक सुसंगत विशेषज्ञ राय माना जाएगा। और हाँ, जाली दस्तावेज के मामलों में तो ये बहुत आम है। क्या ये सिग्नेचर नकली है? क्या ये खत उसी व्यक्ति ने लिखा है? ऐसे सवालों के जवाब के लिए एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को बुलाया जाता है, जो नमूनों की तुलना करके अपनी राय देता है, और कानून के हिसाब से उसकी राय एक सुसंगत सबूत है। वैसे अगर ये कानूनी जानकारी आपको काम की लग रही है और चीज़ें साफ हो रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही सीधे और सरल विश्लेषण आप तक पहुंचते रहें।
तो धारा 39 तो हो गया मेन रूल, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। कानून में धारा 40 से 45 तक कुछ और भी खास हालात बताए गए हैं, जहां राय कभी-कभी तो गैर विशेषज्ञों की भी रेलेवेंट हो सकती है। चलिए उन पर भी एक नज़र डालते हैं। अब धारा 40 बड़ी मजेदार है। ये कहती है कि कोई भी ऐसा फैक्ट जो एक्सपर्ट की राय को या तो सपोर्ट करे या फिर उसे गलत साबित करे, वो भी रेलेवेंट हो जाता है। तो अगर कोई एक्सपर्ट कहता है कि मौत जहर एक्स से हुई है, तो ये सबूत कि जहर एक्स के संपर्क में आए दूसरे लोगों में भी वही लक्षण दिखें, एक्सपर्ट की राय को मजबूत करता है और ये भी एक सुसंगत सबूत बन जाता है। इसे कहते हैं corroboration, यानी पुष्टि करना। हैंडराइटिंग की बात करें तो धारा 41 सिर्फ एक्सपर्ट्स तक सीमित नहीं है, ये उन आम लोगों को भी राय देने का मौका देती है जो किसी की हैंडराइटिंग से परिचित हैं। अब सवाल है, परिचित होने का मतलब क्या है? तो कानून कहता है या तो आपने उस व्यक्ति को लिखते हुए देखा हो, या आपको उनसे खत मिलते रहे हों, या फिर ऑफिस क्लर्क की तरह आपने अपने काम के दौरान रोज उनके लिखे दस्तावेज देखे हों। फिर आती हैं धारा 42 से 44, जो रीति रिवाज, किसी शब्द के खास मतलब और सबसे जरूरी रिश्तों के बारे में बात करती हैं। जैसे धारा 44 का उदाहरण लें दोस्तों, और परिवार वालों की ये राय कि वो एक जोड़े को पति पत्नी की तरह ही मानते थे, उनकी शादी को साबित करने के लिए एक सुसंगत राय हो सकती है। मतलब समाज उन्हें किस नज़र से देखता था। और अब आते हैं शायद सबसे जरूरी नियम पर, जो धारा 45 में है। ये साफ साफ कहता है, अगर आप कोई राय दे रहे हैं तो उसके पीछे का कारण भी बताना होगा। कोई एक्सपर्ट आकर बस ये नहीं कह सकता मेरी राय ये है, उसे बताना पड़ेगा कि वो इस नतीजे पर क्यों पहुंचा। बिना तर्क के दी गई राय की कोई कानूनी कीमत नहीं है और कोर्ट उसे मानेगा भी नहीं। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि एक्सपर्ट की राय कब कब रेलेवेंट होती है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि कोर्ट में इसका वजन कितना है। मतलब एक बार सबूत मान लिए जाने के बाद जज इसकी बात को कितनी अहमियत देता है। इसकी वैल्यू समझने के लिए एक आम गवाह और एक एक्सपर्ट गवाह में फर्क देखिए। आम गवाह सिर्फ वो बताता है जो उसने देखा या सुना, लेकिन एक्सपर्ट वो फैक्ट्स तो बताता ही है, साथ में अपनी पेशेवर राय भी दे सकता है। वो अपनी बात को साबित करने के लिए किताबों का हवाला दे सकता है, अपने एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बता सकता है और कोर्ट को मामले को समझने में मदद कर सकता है, जो एक आम गवाह नहीं कर सकता। तो आखिर कितना है इसका मूल्य? सुनने के लिए तैयार हैं? कानून की नज़र में एक जज पर एक्सपर्ट की राय का बाइंडिंग वजन है 0। जी हां, 0। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपर्ट की राय सिर्फ सलाहकार की तरह होती है। जज उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये सिर्फ जज की मदद के लिए होती है ताकि वो एक सही फैसले पर पहुंच सके। तो सार क्या निकला? यही कि एक्सपर्ट की राय महज एक गाइड की तरह है, कोई अंतिम फैसला नहीं। असल में इसे सबूत का एक कमजोर रूप ही माना जाता है, क्योंकि एक्सपर्ट भी इंसान हैं, उनसे गलती हो सकती है, वो पक्षपाती हो सकते हैं। इसीलिए अदालतें हमेशा दूसरे सबूतों से उसकी पुष्टि करती हैं। और जैसा हमने पहले कहा, बिना ठोस कारण के किसी भी राय का कोई मूल्य नहीं है। ठीक है, तो हमने काफी कुछ समझ लिया है। चलिए, हमने जो कुछ भी जाना उसकी सबसे जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, जो बीएसए 2023 के तहत विशेषज्ञ की राय के बारे में याद रखनी चाहिए। तो अंत में एक सवाल सबके लिए, जब सच, तथ्यों और उनकी व्याख्या के बीच की एक बारीक रेखा पलटिका हो, तो एक समाज के तौर पर हम ये कैसे तय करें कि किसी एक्सपर्ट की बात को निष्पक्ष रूप से तौला जाए? ये न्याय की खोज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस पर सोचिएगा। जय हिंद।